हेलो फ्रेंड्स, अमित दशोरा मेरा नाम है और मैं आपको आज से अकाउंटेंसी क्लास 12 के बारे में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कुछ आपको सिंपली हमारे सिलेबस का जो मार्क्स बाइफर्केशन है उसके बारे में बता देता हूँ आपको अच्छे से कि इस बार जो आप 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन के लिए आप जो प्रिपेयर करेंगे, जो आप अपीयर होंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए आपकी क्या वेटेज है, कितने बुक्स है, कैसे आपका पेपर का जो आपका टोटल वेटेज डिसाइड होता है। प्लीज़ इधर देखिए एक बार। हमारे पास सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट्स की एक बुक होगी, उसका वेटेज रहेगा हमारा 30 मार्क्स। फिर एक बुक होगी हमारे पास कंपनी अकाउंट्स की, उसका वेटेज भी रहेगा हमारा 30 मार्क्स। थर्ड बुक होगी हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका वेटेज रहेगा हमारा 20 मार्क्स। तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जो आपका पेपर आएगा वो टोटल आएगा 80 मार्क्स, जो इन तीनों को इंक्लूड करेगा, तीनों बुक्स को, तीनों पार्टनरशिप अकाउंट्स को, कंपनी अकाउंट्स को एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओके, एंड द लास्ट जो आपका 20 मार्क्स रिमेनिंग है उसके अंदर हमारा रहेगा ये प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर क्या बाइफर्केशन है, 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, उसका बाइफर्केशन क्या है, 12 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका नेक्स्ट ईयर के आपका जो जनवरी में आएगा उस टाइम। फिर 4 मार्क्स की आपकी उसी टाइम फाइल जो आप बनाएंगे प्रोजेक्ट फाइल, उसके बेसिस पर मिलेंगे, एंड 4 मार्क का आपका होगा उसमें वाइवा। तो ये टोटल जो 20 मार्क्स हैं ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से होते हैं, जो आपका एक्सटर्नल आएगा, आपके स्कूल में ये कंडक्ट होगा एग्जामिनेशन तब जो नेक्स्ट ईयर जनवरी के आसपास। ये प्रोजेक्ट वर्क भी जो है वो इंपॉर्टेंटली आपका 11th क्लास प्लस 12th क्लास के अंदर ये इसी थर्ड बुक के ऊपर सारा का सारा बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका वेटेज रहेगा आपका। वैसे पार्टनरशिप की बुक में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आ रहा है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, लेकिन वो एनपीओ जो है उसका वेटेज पार्टनरशिप के साथ नहीं है बच्चों, उसका वेटेज कंपनी अकाउंट्स के साथ है। तो ये जो 30 मार्क्स का आपका कंपनी अकाउंट्स है ना, इसमें से 10 मार्क्स का आपका एनपीओ है। इस बात को ध्यान रखें, एनपीओ दिया इस बुक में हुआ है मोस्टली आपके, लेकिन आपका वो वेटेज इसके साथ कवर करता है, वो पार्टनरशिप के साथ वेटेज कवर नहीं करता है। तो इस 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स कंपनी अकाउंट्स में 10 मार्क्स आपके एनपीओ के रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आपका वेटेज आपको समझना जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था अकाउंटिंग जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्योंकि वहां पर एक सिंगल ओनर जो बिजनेस का होता था वो ही क्या करता था, वही बिजनेस मैनेज करता था, वही कैपिटल लेकर आता था, वही मैनेज करता था। ठीक है, तो क्योंकि वो सिंगल एक पर्सन होता है इसलिए हर सारी चीजें जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं, जैसे लिमिटेड स्किल्स हो जाती हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी लिमिटेशंस के कारण हमको क्या करना होता है कि जब ये लिमिटेशंस से बिजनेस नहीं होता, हमको और बिजनेस को ग्रो करना है और एक्सपांड करना है, और स्किलफुल लोग चाहिए, अच्छे मैनेज करने वाले लोग चाहिए जो खुद से बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। इन बहुत सारी चीजों के कारण कई बार क्या होता है कि लोगों को साथ में आके मिल के बिजनेस करना होता है, जिसको हम नॉर्मली हम ये टर्म बहुत यूज करते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, यहां पर सिंगल ओनर बिजनेस का नहीं होता, यहां 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। पार्टनरशिप के बारे में अभी बात करते हैं। तो पार्टनरशिप जो है उसकी अकाउंटिंग कैसी होती है वो हम इस ईयर सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है अपना वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला चैप्टर है अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका वेटेज जो नॉर्मली रहता है वो 6 to 8 मार्क्स का रहता है, नॉर्मली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन नॉर्मली इतना रहता है, 6 to 8 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप जो है वो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा एक पार्टनरशिप एक्ट है जो 1932 में ही बन गया था फ्रेंड्स। ठीक है, 1932 मतलब हमारी इंडिपेंडेंस से भी 15 साल पहले का है ना, ये एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के अंदर इसको डेफिनेशन दिया हुआ है। सब कुछ एक्ट से होता है बेटा, यहाँ पार्टनरशिप पूरा का पूरा है ना। आप सीनियर क्लासेस में जब जाएंगे तो लॉ जो सब्जेक्ट आएगा आपका CA CS वगैरह करेंगे तो वहाँ आपको पूरा पार्टनरशिप एक्ट थ्योरली भी बहुत पढ़ना होगा। हमको तो यहाँ थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, और उसके बाद हमको हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं पूरे। ठीक है बेटा, थोड़ी थ्योरी इसमें पढ़नी पड़ेगी और बहुत ध्यान
ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। हम जो अकाउंटेंसी वाले होते हैं हमको थोड़ी थ्योरी वैसे ही कम ही पसंद आती है, लेकिन हमको थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसका कारण ये है बेटा, क्योंकि हमको जो एग्जामिनेशन में आजकल तो 1 मार्क के आपके 20 क्वेश्चन आने लग गए, तो ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस में, फीचर में जो मैं कुछ चीजें आपको जो समझा रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी है। उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन 100% आएगा बेटा, तो बहुत ध्यान से। और मैं फर्स्ट एंड फाइनल एक ही बार में आपको इस तरह से कंसेप्ट समझाऊंगा कि आपको उसको दूसरी बार और कहीं इफ और बट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस उसके ऊपर आगे बनने वाले हैं, जितने टिपिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सब के कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। या फिर आगे थोड़ा जब पढ़ते जाएंगे, जब आगे आप पेपर सॉल्व करेंगे फ्यूचर में कुछ 5-6 महीने बाद, तब आपको ये मेरी बातें सारी याद आएंगी। ये मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बच्चों डिफाइन करता है। क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। सबसे पहली लाइन क्या कह रही है? पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसके बीच में? 2 और मोर पीपल। देखिए, अगर सिंगल होगा तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, तो कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। 2 और मोर कितने हो सकते हैं सर? ठीक है, 2 से लेकर मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स की कितनी हो सकती है? 2 से लेकर कितने, उसके ऊपर मैं आता हूं, 2 मिनट आप रुकिए यहीं पे। 2 और मोर है आपके मैक्सिमम 50 मेंबर्स, ठीक है। मोर कितने पीपल हो सकते हैं आपके? अगर पीपल लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 50 पीपल। 50 पीपल इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ये 50 पीपल कहां लिखा हुआ है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 साल 3 साल पहले बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ बेटा 1 मार्क का, ठीक है। थ्योरी में से बिल्कुल आता है। उसने बोला था कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं और ये कहां बताया हुआ है। तो अब 90% बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों? उनको लगता है सब कुछ पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ही चल रहा है, ठीक है, तो यही लिखा होगा सर, उसमें क्या दिमाग लगाना है। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, कुछ अमेंडमेंट्स बाद में हुए हैं और इसमें तो बड़ी मजे की बात है, आपका कंपनीज एक्ट जो है वो 1956 के बाद फिर अमेंडमेंट आते रहे और उसको पूरा चेंज करके अब वो कंपनीज एक्ट 2013 हो गया है। और उस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं ये बताया है, ठीक है। तो ये ट्रिकी है थोड़ा यहाँ पर, इसको तो ध्यान में रह जाएगा। अब आपको मैंने बता दिया, आपको भी अच्छे से याद रह जाएगा। तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं बेटा? 50 है ना। और ये कहां लिखा हुआ है? तो सर ये इसकी मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट को कहां दिखाया हुआ है इन्होंने? कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ, प्लीज आप इसको ध्यान में रखेंगे, ओके। सो पार्टनरशिप इज द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ओके, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस को कैरी आउट करेंगे और उस बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉस होंगे हम उसको शेयर कर लेंगे, ठीक है। Carried on by all or any one of them acting for all, मतलब ये जो बिजनेस है या तो ये सभी मिलके कैरी ऑन कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक भी उसको कैरी आउट कर सकता है। मतलब वो स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर का ये कंसेप्ट आपने सबने 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़े हुए हैं, ठीक है बेटा। तो पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है। देखिए मैं फीचर्स, ये जो मैंने अंडरलाइन किए बच्चों, ये फीचर्स हैं इसके। बाई चांस 1 मार्क में आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए और अपने को अगर फीचर बनाने नहीं पड़े अलग से तो आपको वैसे ही दिख जाएंगे। पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट। तो सबसे पहला फीचर क्या है? पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द पीपल, है ना, जो लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा फीचर क्या है? 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ठीक है। तो इसको ये है कि सिंगल कभी भी कोई पर्सन जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता। तो मिनिमम कितने होने चाहिए वहां पर? 2 पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। Who have agreed to share profits and losses। तीसरा, यहां पर एक एग्रीमेंट होता है किस चीज का? कि हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो ये भी एक फीचर बन जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अ लॉफुल बिजनेस। एक फीचर क्या बनता है बेटा इसका? अ लॉफुल बिजनेस। उस पार्टनरशिप को रन करने के लिए आपके पास एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। तो ये भी एक इसका फीचर बन जाता है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं इसको इतना एक्सप्लेनेशन में, मैं इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। Carried on by all or any one of them acting for all। और इसके साथ इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि यहां पर पार्टनर्स जो होते हैं बेटा वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनकी। क्या होती है? अनलिमिटेड। बाकी फीचर्स तो मैंने आपको यहाँ अंडरलाइन कर दिए, जैसा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, समझना है खाली। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों इसका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
पार्टनरशिप में बच्चों पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब सर क्या हुआ? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां पर पार्टनर जितना इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल का अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि जब कभी भी कोई सिचुएशन आई, एडवर्स सिचुएशन, तो वो उतने ही हिस्से के लिए जिम्मेदार होगा उस लॉस में भी, या फर्म बंद हो गई तब भी, ऐसा कुछ नहीं। वो अनलिमिटेडली लायबल है। मतलब अगर उसकी पर्सनल एसेट्स, बिजनेस में जो उसका सारी एसेट्स रखी हुई, उसका शेयर रखा हुआ है, वो सारा इन्वेस्टमेंट भी अगर हमको आउटसाइडर्स को पेमेंट करने में चला जाता है और उसके बाद भी अगर हमको आउटसाइडर्स का पेमेंट करना बाकी है, कोई फर्म की लायबिलिटी बच जाती है, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स में से भी उनको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जितना इन्वेस्टमेंट लगाया उतना ही तक वो लॉस बियर करेंगे, ऐसा नहीं है। जब फर्म कभी डिसॉल्व होती है या जब लायबिलिटीज इतनी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उनको पर्सनल एसेट से भी पैसा चुकाना होता है, ये बात ध्यान रखना। तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। किसी भी एक सिंगल सेंटेंस से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। ओके, तो एक फीचर, बाकी सारे फीचर्स आपके सामने ये रहे, और एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक फीचर और होता है, एक प्रॉपर्टी और होती है कि भाई वो प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप के साथ काम करते हैं। फर्म जो है उसके सारे एजेंट्स होते हैं पार्टनर, और पार्टनर जो है वो एक दूसरे के एक्ट के लिए भी फुली लायबल होते हैं। ये इस तरह की और बातें जो आपने 11th में पढ़ी हुई होंगी, मैं बहुत ज्यादा यहाँ इसको डिस्कस नहीं करता डिटेल में। ये इतनी सी बात, हमने एक तो डेफिनेशन पढ़ लिया यहाँ पर, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो हमने देख लिए, ठीक है। मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं, और ये कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है। इतनी बात अभी तक हमको समझ में आ गई। बेटा मैं एक छोटा सा कंसेप्ट, ये नॉर्मली बहुत सारे लोग इसको छोड़ते हुए चलते हैं, मैं बेटा आपको बहुत इनिशियली इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ, क्योंकि हम लोग फिर बाद में इसको भूल ही जाते हैं। और जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जब आगे आप क्वेश्चंस देखेंगे प्री बोर्ड्स वगैरह में, तो ये क्वेश्चन सब गलत करते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2 मिनट का है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ा। डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है ये तो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो एग्रीमेंट है वो बिजनेस का है। कोई बिजनेस है जिसको हम हमारा हमेशा डे टू डे एक्टिविटी के तौर पे हमेशा हम उसको चलाते हैं। कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है और उस बिजनेस के हम प्रॉफिट लॉस को बांटने के लिए और उस बहुत सारी चीजों के साथ हम एक एग्रीमेंट करते हैं, वो हमारा एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप में एक छोटी सी बात और मैं बताता हूं आपको। पार्टनरशिप के अंदर 2 चीजें हैं, एक पार्टनरशिप फर्म और एक पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म, जैसे फॉर एग्जांपल अमित एंड सुमित स्टार्टेड अ बिजनेस, है ना। तो ये अमित एंड सुमित तो ये अमित एंड सुमित जो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट करके, तो ये इनका रिलेशन क्या है? पार्टनरशिप है। अमित एंड सुमित आपस में क्या है? पार्टनर। अभी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी नहीं, मैं ऐसे सिंपल समझा रहा हूं, बाकी पूरा डिटेल में अगर अपन लिखे हैं इसको, तो अमित एंड सुमित आर इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, विच विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन आपका बन गया। पर यहाँ मैं जो छोटी सी बात समझा रहा हूँ, अमित एंड सुमित जो है आपस में इनका रिलेशन क्या रहेगा? पार्टनरशिप। ये इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअली ये कहलाएंगे पार्टनर्स, और कलेक्टिवली ये क्या कहलाएंगे? फर्म, ठीक है। छोटी छोटी बातें मिटाइए, ठीक है। अमित एंड सुमित अगर कलेक्टिवली कहें तो ये क्या हो गई आपकी फर्म। फर्म का एक नाम हो सकता है कोई भी, ठीक है। लेकिन ये दोनों, फर्म क्या है? फर्म कुछ नहीं, कलेक्टिवली पार्टनर सब मिलके क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली ये कौन है? अमित इंडिविजुअली, सुमित इंडिविजुअली कौन है? पार्टनर्स। और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है? पार्टनरशिप। एक बहुत छोटी सी बात मेरे को समझानी थी, बहुत छोटी छोटी बातें बेटा बहुत कंफ्यूज करती है कभी आगे, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब हमारे जो मैंने टॉपिक लिखा था उसकी तरफ आते हैं। डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। बच्चों क्या होता है कभी कभी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूं आपको। पहला एग्जांपल है मेरा कि अमित एंड सुमित स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, फॉर सेलिंग एनी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। दे एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमेशा भविष्य में अब अपने रेशियो 2:1 में शेयर करेंगे, ये भी रेशियो डिसाइड कर लिया, ठीक है। और बहुत सारी बातें जो उनको डिसाइड करनी थी वो कर ली, जो मैं अगले सेक्शन में बताता हूँ आपको। अब वो रोज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं, उनका एक लीगल एग्जिस्टेंस है बिजनेस का, और
उससे जो भी वो प्रॉफिट लॉस अर्न होता है साल में या एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, है ना। ये तो हो गया आपका पार्टनरशिप। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी को, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, बिजनेस को नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी प्रॉपर्टी को अगर किन्हीं लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलके उसको ओन किया है, उसको परचेज किया है, ठीक है, और उसको अगर वो फ्यूचर में सेल कर देते हैं, उससे जो भी पैसा है उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ये रिलेशनशिप याद रखिएगा पार्टनरशिप नहीं कहलाती। पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप के लिए होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, या हम इसको और अच्छे से कहें ओनरशिप ऑफ बिजनेस। जबकि को ओनरशिप के अंदर क्या होता है? को ओनरशिप के अंदर क्या है? यहां पर है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पार्टनरशिप नहीं कहलाती बच्चों, उसके लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमित एंड सुमित ने एक बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है, और उन्होंने उसको 3 महीने बाद, उसको 3 मंथ्स के बाद उसको सेल आउट कर दिया, और जो प्रॉफिट आया वो अमित और सुमित ने दोनों ने आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जिस भी रेशो में इक्वली कर लिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे बेटा, बहुत आएगा क्वेश्चन। तो उसने पूछा बाद में कि अच्छा बताइए, क्या अमित और सुमित जो है इनके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है? क्या अमित और सुमित जो है वो एक पार्टनरशिप के रिलेशन में है? हम 90% बच्चे उसमें क्या करते हैं, 90 या 95% स्टूडेंट्स उसको क्या करते हैं बेटा, कहते हैं यस दे आर इन अ पार्टनरशिप रिलेशन, ठीक है। बट नो, इट इज नॉट ट्रू बेटा। क्या उनका रोज का वहां पर बिजनेस का एग्जिस्ट कर रहा था? वहां तो एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप थी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को ओन करना, वो वहां पर अमित और सुमित को ओनर कहलाएंगे, पार्टनर नहीं कहलाएंगे। पार्टनर वो जब होते जब उनका कोई बिजनेस होता। फॉर एग्जांपल अगर वो बिल्डिंग दोनों ने परचेज किया होता, बाद में उस बिल्डिंग को उन्होंने रेंट पे डाल दिया होता, हर मंथ उनका रेंट आता, कोई बिजनेस होता इस तरह का उनका, तब जाके वो दोनों क्या कहलाते? पार्टनर्स। यहां पर ये पार्टनर नहीं कहलाएंगे बच्चों, यहां पर अमित और सुमित सिर्फ क्या कहलाएंगे? को ओनर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को ओन किया है, उनका कोई बिजनेस नहीं है वो, ठीक है। हो सकता है मैं टीचर हूं, सुमित जो है वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हम दोनों ने घर के पास एक प्रॉपर्टी थी उसको परचेज कर लिया और फ्यूचर में उसको सेल करके पैसे कमा लिए। ये पार्टनरशिप नहीं हुई बेटा। ये आम बोलचाल की भाषा में हम इसको पार्टनरशिप बोलते हैं, लेकिन जब वहां क्वेश्चन आएगा तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलना है। तब हम उसको क्या बोलेंगे? नो, दे आर ओनली को ओनर्स बिकॉज दे ओन अ प्रॉपर्टी, नॉट अ बिजनेस। व्हाट माय पॉइंट बेटा? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन में अभी अपन जल्दी से देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। ये आपने 11th क्लास बिजनेस स्टडीज में वैसे पढ़ा हुआ है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में जो अपने काम की चीजें हैं खास, वो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ बिना बोर किए। देखिए आप ध्यान से, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जो आप एग्रीमेंट की बात कर रहे थे ना, वो एग्रीमेंट ही अपनी पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। ये पार्टनरशिप डीड, इट इज अ एग्रीमेंट, सिंपल, ठीक है, एंड इट मे बी इन रिटन और ओरल फॉर्म, ठीक है। रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट देखो दोनों लीगल हैं, रिटन और ओरल दोनों ही एग्रीमेंट लीगल हैं। आप उसकी लीगैलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर वो लीगल रहेगा हमेशा, जब तक वो म्यूचुअली उन्होंने एग्रीमेंट किया, चाहे ओरली हो या रिटन में हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है बेटा? जब कभी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो, तो ओरली अगर कोई एग्रीमेंट हुआ होगा तो उसको आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो प्रॉफिट्स जो लॉसेस रहेंगे उसको इक्वली वो हमेशा शेयर करेंगे। इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया। अब क्या हुआ, 1 साल बाद बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए, तो ए को लगा यार कि मेरी मेहनत की वजह से ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं, या उसके ऐसे कुछ दिमाग में आ गया, उसने कहा नहीं भैया, हम तो प्रॉफिट जो है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब ए और बी अगर इस बात पे, इस डिस्प्यूट पे अगर वो आ गए हैं, तो इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे आप प्रूव करोगे कि हमने डिसाइड किया था 1:1 या 3:1, जो भी पहले डिसाइड किया था, ठीक है। तो इसीलिए ये रिटन में होती है, तो ये डॉक्यूमेंट जो तभी ये हेल्प करता है फ्यूचर डिस्प्यूट्स को सेटल करने में, इसलिए पार्टनरशिप डीड होना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। ओके, सो अब पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है जो टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप को कंटेन करता है। मोस्टली जो कंटेंट है अपने पार्टनरशिप डीड के क्या है, बाकी तो बहुत बेसिक्स हैं, अपने अकाउंटेंसी में क्या क्या काम आएंगे उस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। बाकी तो नेम ऑफ फर्म,
नेम ऑफ पार्टनर्स एंड इट्स एड्रेस, ये सारी चीजें आ जाती, फर्म का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, जो मैंने नीचे वापस लोकेशन ऑफ फर्म में भी ले लिया है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का इनका बिजनेस है वो उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब अपने ये तो और भी बहुत सारी चीजें होती है छोटी मोटी। अब हमारे जो खास काम की जो हमारे अकाउंटिंग पर्पस के लिए है वो क्या क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ये कहाँ लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द फर्म, वैसे तो कितनी कैपिटल लेकर आएंगे पार्टनर्स वो भी लिखा होता है। उसके बाद फर्म उनको किस रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी, वो रेट भी इसी पार्टनरशिप डीड में गिवन होती है, मेंशन होती है। उसी तरह से कब कब कौन कौन से पार्टनर्स, नेक्स्ट जो अपना कंटेंट है, कब कब कौन कौन से पार्टनर्स किस तरह से अमाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं बिजनेस से, ड्रॉइंग्स कर सकते हैं। और साथ में अगला जो इंपॉर्टेंट है अगेन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ मेंशन होता है, उसी तरह से अगर पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो वो फर्म कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनर से, वो भी यहाँ पर मेंशन होता है। देखिए दो वर्ड अलग अलग हैं, यहाँ पर प्रोवाइड लिखा है, यहाँ पर चार्ज लिखा है, इसका मतलब अपने को बाद में पता चलेगा। बेसिकली फर्म जब इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर्स को तो वो प्रोवाइड करेगी, और जब उनसे लेना है तो उसको वर्ड क्या यूज करेगी, चार्ज। फिर एनी रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर्स, सैलरी कमीशन, कोई पार्टनर एक्टिव है या कोई ज्यादा सेल्स करता है और अगर उसमें एग्रीमेंट में हमने पहले लिखा हुआ है, डीड में हमने पहले लिखा हुआ है कि इसको इतनी मंथली सैलरी देंगे या इसको सेल्स पे इतना कमीशन देंगे, प्रॉफिट पे इतना कमीशन देंगे, ऐसा कुछ भी अगर कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जाना है तो वो भी कहाँ लिखा जाना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए बिजनेस में प्रोपराइटर कैपिटल के साथ साथ भी कभी कभी कुछ पैसा देता है, तो वो जो अलग से पैसा देता है वो कैपिटल के फॉर्म में अगर नहीं है तो फिर वो क्या है, वो लोन दिया है किसने, पार्टनर ने फर्म को, लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। जब इस तरह का लोन जब पार्टनर देता है फर्म को तो उस पे फर्म उसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगी वापस, वो भी कहां लिखा हुआ होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। और भी बहुत सारी बातें होती है जो हम आपको आगे बताएंगे कि कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में कैसे कैसे वो अपनी सारी चीज़ों को डील करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के केस में वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें भी सभी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के केस में ये सभी कुछ कहाँ लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अभी अपन इसको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाते, अपने काम की चीज़ अपन देख लेते हैं। तो ये चीज़ें अब बहुत ध्यान से देखिए, ये सब भूल जाइए, यहाँ से ध्यान दीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म प्रोवाइड करेगी पार्टनर को, वो रेट यहां पर गिवन होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से, वो यहां पर गिवन होती है। आपका कोई रेम्यूनरेशन अगर फर्म को पार्टनर को देना है वो यहां पर गिवन होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, वो रेट भी यहां पर गिवन होती है, ठीक है। अब सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या नई बात है, अब नई बात ये नहीं है। नई बात ये है कि जब पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होता है, क्या होता है, पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं है, तो इन चीजों का सेटलमेंट कैसे होगा, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और हमको हमेशा ये छोटे छोटे कंसेप्ट आगे पूरी पार्टनरशिप में बहुत ध्यान में रखने पड़ते हैं। प्लीज आप ध्यान दीजिए बहुत जल्दी से। In the absence of any partnership deed, in the absence of any partnership deed, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, बहुत सिंपली मैं बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पार्टनर है 1:1, 3 है तो 1:1:1, इस तरह से, ठीक है। सेकेंड, फर्म विल नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन है तो हमको किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, चाहे वो कितनी भी जिद कर ले बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, फर्म विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रेट मेंशन नहीं है तो फर्म कोई भी आईओडी चार्ज नहीं करेगा किसी भी रेट पर पार्टनर से,
इट इज क्लियर। पार्टनरशिप डीड है तो जो रेट है उस पे कर लेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप कोई भी आईओडी चार्ज नहीं करेंगे, कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे और प्रॉफिट एंड पीएसआर क्या रहेगा, इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा है कि 3:2 रहेगा दो पार्टनर्स का, 3:2 मान लेंगे, 5:3 रहेगा 5:3 मान लेंगे। लेकिन अगर कोई डीड में कुछ है ही नहीं तो प्रॉफिट किस में बांटेंगे, इक्वल। डीड में कुछ नहीं है आईओसी के बारे में तो फर्म कोई आईओसी नहीं देगी, डीड में कुछ नहीं है तो फर्म उनसे कोई आईओडी नहीं लेगी। अगर डीड में है तो फाइनल है, उस रेट पे कर लेंगे, नहीं है तो ये चीजें लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट, नो रेम्यूनरेशन। अच्छा, पहले तो डिसाइड हुआ नहीं था, पार्टनरशिप डीड में किसी को कोई सैलरी कमीशन देने का कोई प्रोविजन नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बाद में 1 साल बाद ए और बी जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में, 1 साल बाद ए कहता है कि मैं तो बहुत काम करता हूं साहब, लाओ मुझे तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दो, आपने तो कुछ किया ही नहीं, बी को उसने ऐसा कहा। तो इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा, या अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, दोनों ही केस में या तो उसके लिए प्रोविजन नहीं है या डीड ही नहीं है, दोनों केस में कितना भी जिद कर ले ए, लेकिन वो लीगली आप फर्म से कोई भी रेम्यूनरेशन लेने का हकदार नहीं है, नो रेम्यूनरेशन, नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, ये ध्यान देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड या प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो 6% पर एनम की रेट पर दिया जाएगा फर्म के द्वारा। ठीक है, फर्म जो है वो कितना देगी, 6% पर एनम, ये देना ही है। अगर डीड नहीं भी है तो अगर किसी पार्टनर ने किसी फर्म को लोन दिया है, अपनी ही फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पे उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, द इंटरेस्ट विल बी चार्ज जो है वो कितना रहेगा, 6% पर एनम। सर अगर ये पार्टनरशिप डीड होती और इसमें अगर 10% पर एनम लिखा हुआ होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अपन 10% पे दे देते। सर अगर ये 15% पर एनम लिखा हुआ होता तो लिखा होता, डीड होती तो जितना कहा होता उस रेट पे वो चार्ज कर लिया जाता। लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड है, देखो ये चीजें तो नो लिखा हुआ है इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ पर नो नहीं आएगा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन देना तो पड़ेगा, लेकिन किस रेट पर देना पड़ेगा, 6% पर एनम पे। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है बच्चों जो मैं बताऊंगा। ये जो चीजें थी आपकी, ये कहलाती हैं अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, और ये जो था आपका, ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसलिए यहां तो आपने नो कर दिया, नहीं देना नहीं लेना, लेकिन यहां पर इसको 6% पर एनम की रेट से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं जस्ट अगले सेक्शन में आपको करके बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बता दिया, मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का बता दिया, उसके बाद जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसमें क्या प्रोविजंस हैं वो बता दिए। बच्चों थ्योरी थोड़ी सी लंबी लग रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी ऐसी बात आपके साथ नहीं करूंगा जो आपके लिए जरूरी नहीं हो। जब वहाँ क्वेश्चंस आते हैं, बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं, बच्चों के मार्क्स लूज होते हैं, और फिर हमारा जो बहुत अच्छा ड्रीम होता है 90+ स्कोर करेंगे या इतना करेंगे, वो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सीधा क्वेश्चन पे जंप करना, ठीक है, वो अभी सही नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये एक ही बार पढ़ना, उसके बाद आपको वापस कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए प्लीज थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वाले सेक्शन में मैंने छोटा ही वीडियो बनाया अभी आपके लिए एक बार समझने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन जो अगला आ रहा है मेरा, उसमें मैं आपको अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज, यहाँ जो मैंने आपको ये बताया था ना अभी कि अप्रोप्रिएशन है चार्ज है, तो अप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या है इनके बारे में कंसेप्ट, और उसके बाद फिर हमारी अकाउंटिंग हम पार्टनरशिप की शुरू कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेकर। तो अगला जो कंसेप्ट है वो फिर मेरा अकाउंटिंग के पर्पस से, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट वाला जो है वो आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लें, इसको कंसेप्ट क्लियर कर लें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, और आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हम लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, मैं पूरी सीरीज तैयार कर रहा हूं इसकी, मेरे साथ जुड़े रहिए और हम लोग बहुत अच्छा अचीव करेंगे कुछ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।